अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अशारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास और ज़्यादा अक्सर व बेशतर जो इस इजलास में गूंज रही, वो सबसे पहले फर्स्टली बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो क्लिप की, जो कि लीक्ड ऑडियो उनकी थी। और मुबैना उसको इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि मरीम साहिबा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा एडमिट किया कि वो जो आवाज़ थी वो उन्हीं की थी। और चैनल्स के साथ इम्तियाजी सलूक करने का एक तरह से ये एडमिशन था कि किस तरह से एड्स में जो चैनल्स को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स को, वहाँ पर इम्तियाजी सलूक किया जाता है और किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए एड्स डिस्पर्स किए गए PMLN की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में। और मरीम साहिबा उस ऑडियो क्लिप में कुछ इसी किस्म की बात फरमा रही थी 4 निजी चैनल्स के हवाले से। खैर, जब उन्होंने एडमिट कर लिया तो उसके बाद से फिर वफाकी हुकूमत ने यह भी ऐलान कर दिया था कि इस मामले को मज़ीद इंक्वायर किया जाएगा, इसके ऊपर मज़ीद इंक्वायरी होगी और तहकीकात होंगी बाकायदा तौर पर कि किन बुनियादों पर कुछ चैनल्स को नवाजा गया और किन चैनल्स को और किन बुनियादों पर कुछ चैनल्स को महरूम रखा गया एड्स वगैरह से डिस्पाइट गुड रेटिंग्स। तो एक तो ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया और कल पार्टी रहनुमाओं के इजलास में भी ये बात एक मरतबा फिर से हुई, क्योंकि अब इस बात को कुछ रोज़ हो चुके हैं। हैविंग सेड दैट नाजरीन, इसकी तरफ फैक्चुअल अगर हम बात करें, ये तो पार्टी रहनुमाओं के इस इजलास की सूरत हाल थी जो कि हमने आपके आगे पेश की, लेकिन जर्नलिस्ट के हवाले से या मीडिया के हवाले से हर दौर में ही तकरीबन इस किस्म की सिमिलर शिकायत रही हैं। और हर दौरे हुकूमत के ऊपर ये एक बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके दौरे हुकूमत में मीडिया कितना आज़ाद है और मीडिया के ऊपर जो ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से जो डिस्क्रिमिनेटरी सलूक रहता है, उसको कितना कोई भी हुकूमत शन करती है या उसको कितना डिफाई करती है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी जिम्मेदारी है जो कि मीडिया के हवाले से किसी भी हुकूमत पर लागू होती है, ख्वाह वो मौजूदा हो या गुज़िश्ता हुकूमतें रही हों, जमहूरी हुकूमतें हों या आमिराना अदवार हों। तो एक तो इस हवाले से हम बात करने की आज कोशिश करेंगे कि मीडिया के हवाले से जो भी ट्रेंड्स हैं उनको कितना अंडर वॉच और कितना खातिर में रखा जाए इन तमाम अहवाल से, और क्या ज़रूरत वक्त है। और साथ जो मरीम नवाज साहिबा का एक तरह से अब एडमिशन है, ये भी क्या इसी चीज़ की नुमाइंदगी या इसी तरफ ये एक इशारा करती हुई बात है कि जो भी लाइक माइंडेड जो मीडिया हाउसेस हैं वो हमेशा किसी भी हुकूमत को अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ माइंडसेट्स के जो मीडिया हाउसेस हैं या जो अप्रोच रखने वाले चैनल्स हैं वो आंखों में खटकते हैं हुकूमतों के। तो ये एक बड़ी ज़रूरी बात है जो कि हम इसमें आज टेबल करेंगे। और साथ साथ नाजरीन, महंगाई के हवाले से भी दो मुख्तलिफ बयानिए हमारे सामने हैं। एक तो अपोजिशन हेल बेंट है इस वक्त और PDM के प्लेटफॉर्म से भी, पीपल्स पार्टी भी, कि महंगाई ही एक वो रीज़न है, एक वो वजह है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अवाम उनके साथ सड़कों पर निकलें। हैविंग सेड दैट, PDM ने अभी तक बाकायदा किसी बाज़ाब्ता स्ट्रैटेजी का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो यकीनन ये बात तो तय है कि अवाम को आमादा करना चाहती है तमाम अपोजिशन के वो सड़कों पर निकले महंगाई के हवाले से। दूसरी तरफ नाजरीन, जब पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, तो उन्होंने ये बात की कि तमाम जो महंगाई है, दरअसल ये जो ज़िमनी हुकूमतें हैं या जो बल्दियाती निज़ाम है उनका ये काम है और ज़िले हुकूमतों का ये दरअसल काम है कि महंगाई पर काबू किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चीनी माफिया को काफ़ी हद तक कर्टेल किया गया है, चीनी की कीमतों पर काफ़ी हद तक काबू रखा गया है। पंजाब में एक्शन हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन हुआ है, लेकिन सिंध के हवाले से सख्त तरीन ऑब्जर्वेशंस का इजहार इसी इजलास में हुआ और ये कहा गया कि ख़ास तौर पर जो यूरिया की कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा सिंध में हैं, आटे की कीमतें भी सबसे ज़्यादा सिंध में हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि सिंध हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़। तो ये एक जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो कि वफाकी हुकूमत ने आयद किया है एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत के हवाले से। इससे पहले आपको याद होगा चीनी के हवाले से भी ये बात की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से कि सिंध क्रशिंग सीजन को डिले कर रहा है। हमारे इसी प्रोग्राम में बड़े सीनियर स्टॉलवर्ट हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर, उन्होंने भी इस बात को एक तरह से माना था कि हाँ, क्रशिंग सीजन सिंध में डिलेड है। और दूसरी बात यह कि जो गंदम की रिलीज थी वो भी सिंध ने डिले की थी। ये भी बात एक तरह से ताज साहब ने उसी प्रोग्राम में ये बात उन्होंने को मानी थी और एडमिट की थी कि वाकई गंदम की भी रिलीज डिलेड है और उसकी भी वजूहात कुछ दीगर उन्होंने बताई थी। खैर, हैविंग सेड दैट, सिंध हुकूमत के ऊपर क्या तमाम ओनस डालना दुरुस्त बात है? एक ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और सिंध से तो हम सवाल करेंगे कि उनके इन एक्शन की क्या वजह है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, लेकिन वफाकी हुकूमत से भी हम ये सवाल करेंगे कि उनके मातहत जो ज़िले जितनी इंतज़ामिया है, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो कितना एक्शन ले रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। तो तमाम फैसेट्स को कवर करने के लिए आज मेरे साथ जो पैनल तशरीफ़ फरमाए, मैं फौरी उनकी तरफ जाती हूँ और आपसे तारुफ़ कराती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जनाब अहमद जवाद मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और
पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सेनेटर राना मकबूल नाजरीन मुझे लाहौर से बजरिया DSNG लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। PMLN के आप स्टॉलवर्ट और आपकी जो नुमाइंदगी है वो अपनी जमात के हिसाब से और PMLN के तमाम पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल आपकी मौजूदगी के लिए। और डॉक्टर शाजिया सुमरो नाज़रीन मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असेंबली। वेलकम ऑन बोर्ड शाजिया साहिबा, आपकी भी मौजूदगी और वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ अगर मैं अहमद जवाद साहब आपसे करूँ, आपने दोनों एतबार से ख्वाह वो एक तो सिंध हुकूमत के हवाले से जो एक इन एक्शन की शिकायत है आप बार बार करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है ये सवाल मैं उनसे तो करूंगी, लेकिन आपसे भी ये सवाल कि क्या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या जो आपके जेर इंतज़ाम जो ज़िले इंतज़ामिया है, क्या वो सफिशेंट एक्शन ले रहे हैं होर्डर्स के खिलाफ? पहला तो ये सवाल है। देखें मोना, ये तो इस सवाल का जवाब तो अगर आप पिछले चंद हफ्तों में उन एक्शंस के ऊपर देखें जो ज़िले इंतज़ामिया ने पंजाब में या KP में शुगर मिलों के हवाले से या गंदम के हवाले से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पे जो छापे मारे गए हैं, वहाँ पे ज़ब्त की गई है चीनी की बोरियों को, जो कि लाखों की तादाद में वहाँ पे होल्ड की हुई थी और उसको मार्केट में लाया गया है। तो आपको ये कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं कि एक एफ़र्ट की जा रही है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कि होर्डिंग जो है उसको काउंटर किया जा सके, और जो सप्लाई का बेसिकली निज़ाम है जो कि कीमतों के बढ़ने में सबसे बड़ा रोल उसी का ही होता है कि आप जब होर्डिंग करती हैं तो उससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जो है प्राइसेस बढ़ती हैं। जहाँ तक सिंध के ताल्लुक़ है, देखिए मोना, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही किसी सियासी जमात ने एक सूबे के ऊपर 23 साल हुकूमत की हो, और उस 23 साल में 10 साल में वो ख़ुद फेडरल में भी थे। और अगर पिछले हम 13-14 साल से देखें तो एक ही हुकूमत जो है वो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है। ये एक इतना लंबा पीरियड होता है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी सूबे में ये हासिल नहीं हुआ। जब इतना लंबा आपको टाइम पीरियड मिलता है तो जाहिर है कि फिर आवाम को जो रिलीफ है उसके हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें तो बहुत बेहतर होनी चाहिए। फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती है और उसके साथ साथ वो तनकीद भी करती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तो उससे ये तो तवक्को की जानी चाहिए कि आप एक ऐसी सियासी जमात जिनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टाइम मिला कि आप अपने सूबे को दुरुस्त करें। आप वहाँ पे जो माफियाज़ हैं, अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो उनकी होर्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसको रोकने के लिए क्या किया आज तक? तो ये तो कोई आज पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, और सिंध के अंदर माफियाज़ जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और हुकूमत की लेकिन तरफ अहमद से। साहब बात ये आती है कि वो कहते हैं कि आप चूंकि अब हुकूमत में हैं, जब आप अपोजिशन में थे तब वो जब हुकूमत में थे, आई मीन द पीपल्स पार्टी और PMLN, तब आप कहते थे कि इनकी वजह से, ये हुकूमत की वजह से, इनके इनएक्शन की वजह से ये काम हो रहा है। अब जब आप हुकूमत हैं और वो लोग अपोजिशन है, तब भी आप उनके ऊपर ये जो एक ओनस है इसका शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो तो ये सवाल करते हैं कि अब चूंकि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, जिले इंतजामिया इसका सिर्फ एक इसका एक एस्पेक्ट है महंगाई का, दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उनका तो यकीनन ताल्लुक एक लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर से है ना। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं महंगाई के। एक फैक्टर जो है वो ग्लोबल फैक्टर है कि जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भी उसका शिकार हैं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उसमें यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं। टर्की जो है वो सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट का सामना कर रहा है। वो तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, वन ऑफ द फैक्टर्स कि जिसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी है इर्रिस्पेक्टिव किसी प्रोविंस के, वो तो एक है फैक्टर मौजूद है। इसके बाद जो इस मजीद जो फैक्टर्स इसमें ऐड करते हैं महंगाई में, वो जैसे कि होर्डिंग के हवाले से है, रुपए की कदर की कमी है, जो कि यकीनन आपको पता है कि जितना रुपया डिवैल्यू हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। उससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है महंगाई में। क्यों? इसलिए कि पेट्रोल प्राइसेस के बाद जो अगली चीज़ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है वो एनर्जी है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान की जो चॉइसेस एनर्जी की थी वो इंपोर्टेड पेट्रोल और गैस के ऊपर रही हैं। तो गोया आप ये समझते तो हैं कि जब आपकी पेट्रोल बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, और एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो,
चाहे वो किसी That is fair enough, अहमद साहब, लेकिन आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी लोकल प्रोडक्शन पे इनडायरेक्टली आ जाता है पेट्रोल की वजह लेकिन से। आप कुछ तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी तरफ भी तो बेयर करें ना इस पूरी चीज़ का, इस पूरे फिनोमिनन का। आपने सिंध के हवाले से बात की, वो तो मैं उनसे बिल्कुल राइटली पूछूंगी। देखें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें स्टार्ट वहीं से करेंगे, जो सबसे बड़ी रीज़न है दैट इज़ पेट्रोल। ओके, और ओके, पेट्रोल ठीक है, पे इस वक्त ठीक है। हुकूमत की तरफ से जो टैक्स लेवी है वो रीजन में भी और दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स लेवी आयद की गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर डीलर्स ने कीमतें बढ़ाने की कोशिश की तो हुकूमत जो है वो कंज्यूमर और आवाम के साथ खड़ी हुई और स्टैंड लिया उसके ऊपर, और वो आपने देखा भी कि ठीक है। उसमें मैं यानी हुकूमत का तो यहीं से है। अब एनर्जी जो है उसके प्रोजेक्ट्स तो अब आप कह रहे हैं कि हमें अक्सर मत्थे लग इसमें चुके हैं। एनर्जी का जी, इसमें सबसे बड़ी एक दारोमदार है। बुनियादी वजह जो है और उसका ताल्लुक पेट्रोल से, और पेट्रोल का ताल्लुक ग्लोबल ओके, प्राइसेस ओके, से। मैं इसको ज़ाहिर है मजीद आगे बढ़ाती हूँ इस डिबेट को, चूंकि राना मकबूल साहब आपकी तरफ लाना चाहूंगी। अपोजिशन तो चाहते हैं कि सड़कों पर निकले अवाम इसी महंगाई की वजह से, जबकि आपने सुना अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि ज्यादातर तो बैनुल अक़वामी फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इस पे जरूर कमेंट कीजिए। और साथ साथ मरियम नवाज साहिबा का ये एक एडमिशन है, अब इसको हम किस नज़र से देखें? चूंकि अगर हमने आई मीन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस मौजूदा दौर में आप मीडिया के हवाले से उनके राइट्स को लेकर आप बहुत चैंपियन करें उनके राइट्स के हवाले से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जब आपके अपने दौर की बात है तो वहां पर इस तरह का इम्तियाजी सलूक हो एड्स की डिसबर्समेंट को लेकर, तो ये तो जाहिर है ये बहुत एक मुतजाद बातें हैं, दो ये साथ साथ तो नहीं हो सकती। इसमें गुजारिश है, जवाद साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छा इसकी फ़िलासफ़ी जो है उसका ज़िक्र किया। मुझे एक शेर याद आ रहा है गुर्बत को देख के कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तुम अक़ीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। ये क्या फ़लसफ़ा है, क्या प्लेटोनिक व्यूज़ हैं कि जी ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, कोई हमारा भी कसूर है कि नहीं है? जब आपने $4 पर MMBT लेनी थी जो LNG थी, आपने क्यों नहीं ली? और अब आप आके अक्टूबर नवंबर में $30.5 पे ले रहे हैं। क्या ये विजन है, नेग्लिजेंस है, इनकॉम्पिटेंस है या कनाइवेंस है? इसकी भी तो इंक्वायरी करवाएं ना। कौन जिम्मेवार है? जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने ऑर्डर बुक नहीं कराए बाय द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये हैरान कौन बात है। अब आइए, जो ये तेल की कीमतों की बढ़ाई की बात करते हैं, बढ़ी है मार्केट में, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो तेल का स्टॉक आपके पास मौजूद है, आपने चलो मिसाल ले लें जो पिछले दिनों में ₹12 इन्होंने बढ़ाया है पर लीटर, आपने तो ₹12 पे नहीं किए है उसको इंपोर्ट करने में। आपने किस हिसाब से अवामन नाज से वो ₹12 चार्ज किए? हर दफ़ा यही हो रहा है ना। जब आपने वो पे किया ही नहीं है तो जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसको आपने ₹12 ज़्यादा कीमत पे बेच दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया ना। ये बातें मानने वाली हैं, माननी चाहिए ये बातें। अब ये कहें कि जी हम तो परफेक्ट हैं और हमारा कोई कसूर नहीं है। अब आइए, इनकी पॉलिसी जो है, ये एक फूड बास्केट है जो पाकिस्तान है, ख़ास तौर से ये एरियाज, ये कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है जी उसकी गंदम की। भाई बम्पर क्रॉप हुई है तो 12 लाख मिलियन टन आप क्यों 12 लाख टन क्यों आप मंगवा रहे हैं? आप मुझे बताएं ना, अगर बम्पर क्रॉप हुई है। और आइडेंटिकली जो आपका शुगर, बल्कि सेनेटर साहब गंदम तो आपको पता है अफगानिस्तान भी जा रही है, अफगानिस्तान भी हम एक्सपोर्ट वही मैं वही बात करने लगा था कि एक इन्फोर्समेंट की साइंस और इम्प्लीमेंटेशन की साइंस से हमारे दोस्तों की टीम जो है ना बल्द है ना वाकफ़ है। इनमें वो ना क्यूमन है ना वो असर्शन है कि जो पॉलिसी बनाएं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे बड़ा जो क़यामत आई है इसी वजह से आई है, बिकॉज देयर इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ नाइविटी इन आवर पीपल। तमाम सिर्फ ये है कि दूसरों को एक तरह से यानी वो तो आपको पता है सेनेटर साहब, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जाहिर है उसने ये किया, उसने ये किया, ये जो आपने भी कुछ इकोनॉमी किया के है कि नहीं हालात किया हैं कि अभी ओवरनाइट तो नहीं हुए, या ये 3 साल के अरसे में नहीं हुए, जो मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन। उसमें बहुत खलल थे। नहीं, इनहेरिट की क्या वजह है?
इनहेरिट उन्होंने क्या किया था, गंदम की क्या कीमत थी उस वक्त, और इसकी शुगर की क्या कीमत थी। इन्होंने 52 रुपए पर किलो इनहेरिट की थी। गंदम जो है आटा 32 रुपए पर किलो इनहेरिट किया था। यही इनहेरिट किया ठीक था है, ना। ठीक है। ये मैं ये कैसे पूछती कह हूँ रहे अहमद हैं साहब कि से, इनहेरिट quickly मुझे जरा मैं मरियम नवाज एक साहिबा के मेरी हवाले से भी बता मेरी दीजिएगा। मेरी मैं वो भी मैं बताता हूँ। अब आइए डॉलर की तरफ। डॉलर जो है वो इसलिए रुपये को डिवैल्यू किया जाता है कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़े। आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ी है आपकी इस डिवैल्यूएशन की वजह से। सही सही, यानी ठीक है। कोई साइंटिफिक निज़ाम। अब जो क़यामत की घड़ी और आ गई कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। आप देखें आपका क्या हाल होता है इसके बाद। वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है दुनिया का, वो आपके गले को आ गया है। ये मैं पूछती उनका हूँ अहमद साहब ऑब्जेक्टिव से, ये है although ये कि कि मैं बात ये इनका उनका ऑब्जेक्टिव ये है IMF वालों का कि इनको इतना गरीब कर दिया जाए कि ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि हमारा एटॉमिक आर्सेनल आप ले लें, हमें रोटी दें। ये उनका ये वेपन जो है ना भूख का और महंगाई का, लेकिन वो राणा इस्तेमाल साहब, कर सेनेटर रहे हैं इस साहब, बड़े ये मुल्क के क्या लिए, ये IMF जिसके का ऑब्जेक्टिव अगर अभी आप ये स्पेल आउट कर रहे हैं, अगर आपने ये इंटरप्रेट किया है, क्या ये आपके दौर में नहीं था? क्योंकि IMF प्रोग्राम तो इसहाक डार साहब ने भी सब्सक्राइब किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया नहीं, था। वो देख लीजिए वो वाइंड अप भी हो गया था ना। ये हालात तो नहीं थे ना। स्टेट बैंक तो उनके हवाले नहीं किया गया था ना। एक बैलेंस पॉलिसी और चीज होती है और एक ऑल टुगेदर सरेंडर जो है ठीक और चीज है। है। मैं हमें राणा साहब हकायक अलाउ को में, चूंकि मैं ईमानदारी के साथ शाजिया देखना साहिबा को चाहिए। भी शामिल करूं, फिर मैं मरियम नवाज साहिबा की जो बात थी वो ऑल टुगेदर हमने क्योंकि उसके ऊपर बात नहीं की, वो भी एक बड़ा अहम जुज है पूरे इस मौजू का। जी, मैं उसकी जी, तरफ वो भी लौटती करते हूँ। हैं, हाँ। जी जी, मैं उसकी तरफ लौटती हूँ ताकि आप चले सेकंड जब आप बात करेंगे तो ऑन योर सेकंड गो और राउंड हम ये तमाम बात कर लें। डॉक्टर शाजिया, सेनेटर ताज हैदर जब आए तो उन्होंने हमारे इसी प्रोग्राम में उन्होंने एक तरह से ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की, और वो स्टॉलवर्ट हैं, बड़े ऑनेस्ट इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वाकई क्रशिंग सीजन डिलेड है सिंध में। दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि ये जो गंदम की रिलीज है वो भी टाइमली नहीं हुई। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो आपके क्या नॉलेज में है, क्या सिंध ने अभी क्रशिंग सीजन शुरू कर दिया है या गंदम रिलीज कर दी है सिंध ने? एक तो ये नंबर 1 बताइएगा। और दूसरा ये कि ये जो बार बार शिकायत सिंध की हुकूमत के हवाले से की जा रही है वफाक की तरफ से कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं दरअसल जखीरा अंदोजों के खिलाफ, इसकी क्या वजह है? आपकी तरफ से क्यों इनएक्शन है मुसलसल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो खुद नाअहल और बिल्कुल नाकाम गवर्नमेंट के यहाँ पे आपने नुमाइंदे बिठाए हुए हैं, वो ये देखिए कि शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट है और इनको पता चल रहा है कि वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उनके ऊपर तो मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन ये अपनी नाअहली किसको दिखाएंगे, किसको बताएंगे? ये किसी के ये इल्जाम भी अपनी नाअहली का सिंध गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या नाअहली हो सकती है कि आप जो हैं वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वही शाजिया साहिबा, मैं तो उनसे पूछ चुकी हूँ ये सारी बात, अभी आपने सुना भी अहमद जवाद साहब से, लेकिन आपके हवाले से कि क्या क्रशिंग सीजन आप लोगों ने जो डिले हुआ था, क्या गन्ने की क्रशिंग शुरू हो गई है सिंध में? जितनी बातें हैं, एक देखिए सबसे पहली बात तो ये है मोना कि इतनी सारी चीजें जो होती हैं ना, वो जो सिंध गवर्नमेंट और सिंध के अवाम चीख रही थी पानी के लिए, तो क्या आप लोग उस चीज को सीरियस लेंगे? देखिए हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर ना होने की वजह से ये इतनी सारी चीजें हो रही। तो यानी पानी, आप कह रहे हैं पानी नाकाफी था फसलों के लिए, तो लिहाजा इस वजह से आपकी फसल डिले है और अभी तक क्रशिंग का आगाज नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन है, और कोई रीजन मैं नहीं समझती कि और कोई रीजन हो सकता अच्छा, है। दूसरी भी जाने, मैं इसका जवाब बिल्कुल अहमद साहब से मांगती हूँ, लेकिन ये भी कि गंदम भी तो आपने रिलीज नहीं की थी टाइमली। ये भी सेनेटर ताज हैदर ने बताया था हमें कि गंदम रिलीज नहीं की गई है सिंध की तरफ से फिलहाल। अक्टूबर के आगाज की ये तक गालिबन बात है, क्या अब आपने गंदम रिलीज कर दी है? नहीं, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगी, और जैसे जैसे ये चीजें सॉल्व होती जाएंगी तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कि जो सिंध के हवाले से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो उसमें कुछ तो दुरुस्तगी है, वो उसमें कुछ तो वजन है। नहीं, देखिए आपको मैं ये एक चीज क्लियर करूं कि सिंध के लिए इनके हर वक्त ऑब्जर्वेशन होंगी, क्योंकि सिंध पे इल्जाम लगाना ये इनकी रवायत है, क्योंकि सिंध इनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो हर चीज का ब्लेम ये सिंध को जरूर करेंगे।
लेकिन जो चीजें सीसीआई की मीटिंग में सीएम साहब हाईलाइट करते हैं, उनको क्यों नहीं एड्रेस किया जाता, उनको क्यों नहीं सॉल्व किया जाता? ये भी तो इनसे पूछा जाए। तो ठीक जितने है। प्रॉब्लम सीएम साहब ने हाईलाइट किए थे, तो वो इन्होंने क्यों नहीं सॉल्व किए? किन किन प्रॉब्लम्स का आप तस्करा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है बहुत कि सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये तो अहमद जवाद साहब को पता होगा कि कौन कौन से इश्यूज जो है वो सीसीआई में डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो जो वफाक की तरफ से प्रॉब्लम्स है वो अभी तक नहीं उसको किया गया है, लेकिन आप अपने एंड पे भी बिल्कुल। मान रही हैं कि ये दो चीजें हैं अभी भी इनफैक्ट। और देखिए, आपने मेन प्रॉब्लम जो है वो तो सबसे पहली चीज जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बेस पे इतने सारे सही problems सही पानी की क्रिएट तकसीम होते के हैं। हवाले से आपने कहा है, वो मैं बिल्कुल जवाब इनसे बिल्कुल, मांगती हूँ। हाँ ठीक बिल्कुल। है जी, अहमद साहब इसका जवाब आप बताएं कि ये क्या पानी, क्योंकि ये बात तो है सुहेल अनवर सियाल मिले भी थे वजीर आजम इमरान खान से इसी हवाले से, इन्हीं शिकायत को लेकर, तो वो कह रही हैं अल्टीमेटली तो यही प्रॉब्लम आई है। देखें मोना, बात यह है कि पानी का इशू जो है वो तो पूरे मुल्क के लिए एक सा ही होता है। अगर कोई उसमें कोई कमी बेशी होती है बारिशों की वजह से, वो तो कोई ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध का रोक देगी या पंजाब का रोक देगी। वो तो एक कानून कायदे के तहत होता है और उसमें एक रेगुलेटर इन्वॉल्व है। इरसा जो है वो इन सब चीज़ों को देखता है। मैं नहीं समझता कि लेकिन इरसा के हवाले से भी तो उन्होंने कहा था ना कि इरसा भी इसमें, वो कह रहे थे सिंध का ये मौक़िफ़ उस वक्त भी आया था कि इरसा ने उनकी ग्रीवेंसेस नहीं सुनी है। देखें ये तो इनकी साइड की पंजाब स्टोरी और सिंध होगी। का ये तमाम ये था ना, ये तो तनाज़ा चला भी है, जी, आपको याद देखें होगा। ये तो तकरीबन हर साल ही ये एक तनाज़ा ज़रूर सामने आता है। लेकिन देखें पानी की अगर कमी अगर हम अज्यूम भी कर लें कि किसी स्टेज पे हुई है, तो पानी की कमी से तो फसलें तबाह हो सकती हैं, प्रोडक्शन कम हो सकती है, लेकिन क्रशिंग सीज़न का लेट होना, इसका पानी के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये तो एक अपना इनका डिसीजन है जो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन ये उसको पानी की तरफ ले गए हैं। अब सेनेटर ताज हैदर साहब जब आपके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने तो नहीं ये कहा था कि जी चूंकि पानी नहीं मिला तो इसलिए क्रशिंग सीजन, उन्होंने कहा हाँ जी लेट हो गया क्रशिंग सीजन। तो ये देखें ये चीज़ें कंट्रीब्यूट हाँ, उन्होंने करती हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अकाउंट जी, किया था तो इसमें। कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। address फिर जब करेंगे आप तो problem तो होंगी ना। आपके सूबे के अंदर जब महंगाई बढ़ती है, जब आप कीमतें बढ़ती हैं, और फिर जब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको इस तरह से लिया जाता है कि हम किसी ब्लेम गेम में हैं। अच्छा अहमद साहब, ब्लेम गेम में नहीं है, हम तो आइडेंटिफिकेशन है प्रॉब्लम्स की जो है। और जिस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जिस किस्म की खुद मुख्तारी मिली हुई है, अब भी अगर सूबा जो है वो कंप्लेन ये करे कि हमारे मुल्क में जो है ना प्रॉब्लम्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हैं, सूबाई हुकूमत के पास तमाम अथॉरिटी है, वो अपने मुल्क। अहमद साहब दो क्विक रिस्पॉन्सेज आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूं सेकंड राउंड पे, दूसरों से भी यही बात हम करें। लेकिन ये कि अभी आपने सुना सेनेटर भी ये कह रहे थे, सेनेटर राना मकबूल, कि आपने जो इनहेरिट की थी वो बहुत कम कीमतें थी, ख्वाह वो गंदम हो, चीनी जी। हो या दीगर अशिया हो, तो इनहेरिटेंस तो आपकी अच्छी थी, उन्होंने कहा जी, इस हवाले से। जी। और सेकेंडली ये मरियम नवाज साहिबा का जो ये मामला है, जाहिर है अब वो ये आपको कहते हैं कि अब जाहिर है वो आपको कहते हैं आप जर्नलिस्ट्स को प्रोटेक्ट करें, अब आप इसके ऊपर मजीद इंक्वायर करने जा रहे हैं मामलात, लेकिन क्या आप इसमें इंश्योर करेंगे कि जो इवन आपके हवाले से जो वो चैनल्स हैं जो कि आपके मुखालिफ हों या आपके अगेंस्ट एक व्यू रखते हों, उनको भी सेफगार्ड किया जाए इन योर टाइम्स ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए मोना, सबसे पहले तो कि जी प्राइसेस जो हैं जो PMLN की गवर्नमेंट ने दी थी और PTI के दौर में अब जो प्राइसेस हो गई हैं, इनके हवाले से सवाल था। देखें बात ये है, मुझे ये बताएं कि आप 73 ईयर्स में पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 2 साल का पेंडेमिक फ़ेस किया है? देखें पेंडेमिक 100 साल के बाद ये पूरी दुनिया ने फ़ेस किया है, पूरी दुनिया इसकी जद में है, इकॉनमीज़ श्रिंक हो गई हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बैंकरप्ट हो गई हैं, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया फेस कर रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू जो है, जब आपकी ज़रूरियात जो हैं वो ख़त्म हो गई और पूरी दुनिया की इकॉनमी स्टॉल हो गई, तो फिर उसके बाद जब आप एकदम से रिक्वायरमेंट वापस आती है तो सप्लाई चेन सही, आपने मैनेजमेंट तो कोविड का नहीं एक एकदम factor से हो recognize सकता। किया है। कंटेनर्स की प्राइस जो है 5 गुना चली गई, पिछले साल जो पेट्रोल की प्राइस थी उससे 2 टाइम्स हो गई। देखें ये फैक्टर ठीक सारे है। जो हैं पेंडेमिक के नतीजे में पूरी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी इसको लेकिन फेस एक कर रहा IMF है। के हवाले से जाहिर है जो और प्रोग्राम 3 साल में से completion 2 साल पेंडेमिक हैं, आप सिर्फ ये देखें कि ठीक है, कितना बड़ा ठीक है। चैलेंज था। और आप उसको अगर ये इस चीज़ से रिलेट करें कि ये PTI की परफॉर्मेंस, आपको इस फैक्टर को जहन में रखना पड़ेगा कि कितना बड़ा चैलेंज था। ओके, ठीक है, फिर भी राइट। रीजन में जिस तरीके से PTI की हुकूमत ने कोविड को हैंडल किया या इस मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को
जो है वो जारी रखा है, किस तरीके से स्ट्रेटजी जो उन्होंने इस्तेमाल की कि जिसमें पाकिस्तान में इकोनॉमी का पहिया रुकने नहीं दिया। ठीक तो है ये अहमद साहब, ये जो जिसकी वजह से आज आपके फॉरेन रिजर्व्स के आप देखें, उसकी वजह से आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस देखें, ठीक है, उसकी वजह से आप कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल में ये एक्टिविटी जरा देखें। मरियम साहिबा की जो ऑडियो अब ये क्लिप है, इसके हवाले से अब हुकूमत क्या आगे करने जा रही है? क्या आपको लगता है कि आपके लिए बहुत एक बड़ा आपके लिए एक पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी एक गेन है ये, जिसको आप प्रोबेबली कैश करने की कोशिश करेंगे और अपने फायदे में लेंगे? आप इसके ऊपर क्या करेंगे आगे? देखिए मोना, इस तरह की स्ट्रेटजी तो नहीं होनी चाहिए कि हम कोई पॉलिटिकल गेन या कोई हम इससे कोई फ़ायदा उठाना। बात असल ये है कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो माजी में नहीं हुआ तो आज होना चाहिए। अगर माजी में कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है तो उसका एहतसाब आज होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम कोई इस इंतज़ार में नहीं बैठे हुए कि प्लान की क्या क्या गलतियाँ निकलती हैं और हम उससे कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश करें। देखें, ये तो अवाम ने खुद फैसला करना है। अगर मरीम नवाज़ की ऑडियो बाहर आई है, उन्होंने उसको एडमिट किया है, तो ये इस बात को जाहिर करता है कि मीडिया को, देखें, जजेस को कंट्रोल करने के हवाले से तो हमने पहले भी हमने ऑडियो क्लिप सुने जो PMLN के दौरे हुकूमत के थे, अब मीडिया के भी सामने आ गए। तो इससे तो यही एक चीज जाहिर होती है कि माजी में आप जिस तरीके से हुकूमत करते रहे थे, यानी ये अच्छी बात है, आपने एक अच्छी बात आप मीडिया को भी कंट्रोल करते थे, आप जजेस को भी कंट्रोल करते थे। तो ये तो एक माजी का इनकी हुकूमत के ऊपर ये एक स्याह धब्बे की तरह है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, ये आपने एक अच्छी बात की है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई मिर्च मसाला लगा के इसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे, वो आवाम के ऊपर फैसला छोड़ेंगे इसका। जी सेनेटर राना मकबूल, अब ऑब्वियसली आपके ऊपर ये बात आती है, इसका अब क्या दिफा है आपकी जमात के पास कि ये तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एडमिशन है मीडिया के ऊपर उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने का और पसंदीदा चैनल्स को नवाजने का और जो नापसंदीदा हैं उनको एक तरह से पनिश करने का? देखें जी, ये बात तो जो इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमने वो उसकी इंक्वायरी करनी है, शौक़ से करें और फिर देखें क्या उसका निकलता है। जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के इश्तिहारात भी इसमें हैं। चलो खैर, वो तो बात सामने आ जाएगी, लेकिन मसला ये है, जवाब साहब बड़े आलिम फाजिल आदमी हैं, ये जो बात कर रहे हैं, आपको पिछले 3 साल से 3.5 साल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मरियम को जो है उसके विंग्स क्लिप करने के लिए कितनी कोशिशें की गई, बिकॉज शी इज़ ए पोटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स। दे फील थ्रेटन्ड बाय हर पॉपुलैरिटी, बाय हर इनिशिएटिव। आपको पता है, जो ये कहते हैं कि कोर्ट पहले ये होता था, जो जज बशीर ने फैसला लिखा था वो क्या था, जिसमें मरियम को सज़ा मिली, पहले पेज पे लिखा कि नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस इज सीन एंड पुट अप बाय द प्रोसिक्यूशन, therefore Mia Nawaz and Maryam are not found to be guilty under section 9 of the accountability ordinance, therefore they are acquitted। अब जब एक्विटल का पता चला, जिन लोगों को पता चलता होता है, तो आखिरी पेज में उनको जाके कन्विट कर दिया। अब इससे ज़्यादा मैनिपुलेशन और क्या हो सकती है? और भी जो इंस्टेंसेस अभी आपके सामने आई हैं उसका भी प्रूव कराएं ना, वो भी देखें। जो ऑडियो वीडियो ये सारा कुछ आ रहा है और हकीकत तक पहुंचे ईमानदारी के साथ। सही, ये बात ठीक है कि सारी ऑडियो जितनी भी टेप्स हैं उन सबको आप इन्वेस्टिगेट करें, उन सब के ऊपर इंक्वायरी करें, दैट इज फेयर। ये बिल्कुल करें, बिल्कुल। एवरीबॉडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। जितना जितना उसका हिस्सा है उसको वो एक्सप्लेन करे। करेक्ट सेनेटर साहब, आई होल्ड दैट पॉइंट कि आपकी लेजिटिमेट बात है, लेकिन बात ये है कि आपने कहा ना कि मरियम साहिबा की पॉपुलैरिटी से दरअसल ये खौफ है, तो ये तो जो लीक है आपको पता है ये हुकूमत ने उनकी तरफ से अगर आई है या जहां से भी आई है, इसकी तो कोई अभी हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है कि ये ओरिजिनेट कहां से हुई है। अलबत्ता ये कि मरियम साहिबा ने एडमिट किया है, दैट हैज काइंड ऑफ एडेड फ्यूल टू द फायर, क्योंकि वो तो फिर मामला एक तरह से वो इतना प्रोपेगेट नहीं हुआ था जब मरियम साहिबा ने खुद ही ओन कर लिया उसको कि नहीं जी ये मेरी थी। मोना, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो लीक आप जिसे कह रहे हैं, इट हैज़ बिन जेन्युइनली tested and verified and analyzed by one of the most famous company forensic audit की जो है वो इसको ओन भी कर रहे हैं। ये तो आसान है गवर्नमेंट के लिए, एक फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है। अगर आप इस पे यकीन नहीं कर ले तो आप वो तो दूसरी ऑडियो क्लिप है ना सर, वो तो साकिब निसार साहब का जो मुबैना ऑडियो है वो है।
लेकिन मरियम साहिबा का तो Get जो it- ऑडियो है get उसका it तो अलग verified. मामला है। देखिए मेरी मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो देखो जो जितना वक्त हमारे दोस्तों को इस इशू के ऊपर पड़ा हुआ है, इशू तो साकिब नसार साहब का है, लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे का जो है बुखार हमारे दोस्तों को चढ़ा हुआ है। इतना गम पड़ गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, हमें खुशी है कि ये इतना महसूस कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सही मानों में करें। जो आपने मरियम साहबा की बात की है ना, वो पॉपुलैरिटी वाला इशू तो है, अच्छा, लेकिन ठीक अगर है। कोई बात है तो आप कर जो रहे हैं, सही, इसका सही। रिजल्ट सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। उनका मौकफ ये है कि ये हमारी पार्टी के जो हैं एडवर्टीजमेंट्स थी, वो सामने आ जाएगी सारी बात जो होगी। तो आप वेलकम अगर कर रहे हैं, आप उस कह रहे हैं वक्त को गलत इन्वेस्टिगेट हुआ करें, है, इंक्वायरी करें, लेकिन दूसरी वाली जो ऑडियो है उसकी भी कर लें, उसकी फॉरेंसिक करवा लें। जी शाजिया साहिबा, आपसे बहुत बहुत जरूरी है। आपसे आखिरी कमेंट है। बिगर इशू। शाजिया साहिबा, आपसे आखिरी कमेंट है, ये जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस थी, अभी आपने सुना अहमद जवाद साहब कह रहे हैं इसमें कोई सियासी वो गेम या ब्लेमिंग इस पे शामिल नहीं है, बल्कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई एम्बिट है, और सूबों के बाद भी आपको पता है ज़िले इंतजामिया का एम्बिट है, जो कि पिछली एमक्यूएम हुकूमत कहती थी कि उनको तो कभी इख्तियारात ही नहीं मिले बल्दियाती हुकूमत के। देखिए मुना, मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी साहब जो हैं, वो सवाए इल्जामात की सियासत के और कुछ नहीं करते। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, तो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जब आपने पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज होते हुए आपने अफगानिस्तान गंदम भिजवा दी, और फिर वही गंदम आपने डबल कीमत पे वापस इम्पोर्ट की, तो वो चीजें इनसे कोई नहीं पूछेगा। जब आपने चीनी माफिया की जेबें भरी और उसके बाद एक कमेटी बना के इंक्वायरी करवा के और एक इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने ले आए, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं लिया। उस लेकिन पे शाजिया आपने साहिबा, उस पे तो सबने स्टे ऑर्डर ले लिया ना, जो चीनी नहीं, मिल्स देखिए, मालिकान थे। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना मोना। देखिए, या तो इनका काम है इदारों को मुतनाज़ा करना। देखिए, वो ये कहते हैं कि जी इदारे जो है वो स्टे ऑर्डर दे देते हैं, इसलिए हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो आप अगर इतने ही बेबस हैं तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? जब आपके पास कोई पावर नहीं है सवाए इल्जामात के, तो आप कुर्सी छोड़ दें। ओह, और इंटरेस्टिंग, अगर आप ठीक इतने है। सादिक और अमीन हैं तो आप फॉरेन फंडिंग केस खुलवाइए, तो लग पता जाएगा कि कौन किस तरह से हुकूमत कर रहा है। चलिए ठीक है, और ये किस एक तरह अलग से करना दूसरी बहस है। ठीक है नाजरीन, दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। हमारे इस सेगमेंट के लिए इतना ही। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन अहमद जवाद साहब, सेनेटर राना मकबूल और डॉक्टर शाजिया सूमरो हमारे साथ थी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और अपने हाथों से इस अस्पताल की तामीर करें। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। क्या आपने अपने वोट का इंदराज करवा लिया है? इलेक्शन कमीशन ने किया है आगाज इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का। वोट का इंदराज, मुंतकिली, दुरुस्तगी और फौतशुदा वोटर्स का इखराज होगा आपकी दहलीज पर। तस्दीकी अमले से करें ताउन और तलब करें मुआवनत। यकीनी बनाने के लिए अपने और घराने के दीगर वोटों का इंदराज, क्योंकि आप और इंतखाबी अमल है साथ साथ। अवाम का वोट, अवाम का राज। यकीनी बनाएं वोट का इंदराज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। कोविड-19 का एक और वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने अब कहकर पुकारा है। जुनूबी अफ्रीका से ये वेरिएंट आके अब दोबारा एक तरह से दुनिया भर को एक अपनी थ्रेट में ले रहा है। ओमिक्रॉन जो जिसे कहा जा रहा है, ओमिक्रॉन बी इस वेरिएंट को कहा जाता है, जो कि पिछले वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा मोहलिक माना जाता है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में जब कोविड-19 को कामयाबी से कर्टेल कर लिया गया था और पाकिस्तान में भी पॉजिटिविटी रेट 0.89%
आज का जब एनसीओसी ने बताया है, तो जब इतनी पॉजिटिविटी थी और इतनी बेहतरी थी कोविड-19 की कर्टेलमेंट के हवाले से, उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक ये नया वेरिएंट है जिससे दुनिया जूझ रही है। साउथ अफ्रीका से अब ये मजीद कुछ यूरोपियन ममालिक में भी डिटेक्ट हुआ है। सफरी पाबंदियां भी काफ़ी ममालिक ने लगाई हैं, बरतानिया समेत, और पाकिस्तान ने भी जनूबी अफ्रीका के कुछ ममालिक पर और साथ साथ हांगकॉन्ग पर सफरी पाबंदियां आयद की हैं। ये अभी कुछ देर पहले हुआ हुआ फैसला है। इस वेरिएंट का कहा जाता है कि इसमें क्योंकि 30 से जायद प्रोटीन स्पाइक्स हैं, तो इसको पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में ज़्यादा मोहलिक साइंसदान और WHO मान रहे हैं। अब इस पे वैक्सीनेशन, चूंकि आपको पता है नाजरीन, वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में एक स्प्री चली वैक्सीनेशन की, और पाकिस्तान में भी, और अक्सर और बेशतर जो दुनिया की पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको वैक्सीनेट किया गया है। तो वैक्सीनेशंस कितनी मौसर हैं इस वेरिएंट के हवाले से, इस पे भी हमें दो वर्जन्स नज़र आ रहे हैं। जहां पर साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर ये कहते हुए नजर आए कि जो वैक्सीनेशंस हैं वो मौसर हैं इसके खिलाफ। वहां पर हमने देखा कि कुछ यूरोपियन ममालिक और WHO ने भी ये कहा कि अभी तक जो वैक्सीनेशंस हैं वो इस वेरिएंट के हवाले से उतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इस हवाले से भी मौसर वैक्सीनेशन जो है वो दरियाफ्त कर ली जाएगी। तमाम मामले पे बात करने के लिए नाजरीन, और इसको किस तरह से अब दुनिया लेकर चले, क्योंकि ऑब्वियसली एक पैनिक की सिचुएशन हमें मुआशी सतह पर भी पूरी दुनिया में नजर आती है। मार्केट्स गिर रही हैं, एक रोज़ में खाम तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर हमने बेपनाह बतदरीज हमने कमी देखी, और 72 डॉलर्स तकरीबन पर बैरल अब क्रूड ऑयल हो गया है इस कमी के बाद, जो कि सिर्फ एक रोज़ में इस वायरस के नए वेरिएंट की डिटेक्शन के बाद आई है। मामले पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान नाजरीन मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। मायानाज ऑर्गेनिक केमिस्ट और साइंसदान हमें इन तमाम अमूर पे बताएंगे। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, आप कैसे देखते हैं सर अनदर वेरिएंट, जब हम तमाम समझ रहे थे कि मे बी कोविड-19 इज़ ओवर फॉर गुड, ओमिक्रॉन बी अब इस नाम का वेरिएंट सदर्न अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। हाउ डू यू सी दिस, इसकी क्या स्पेक्स हैं और अभी तक हम क्या जानते हैं इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक दुनिया के अंदर कोविड-19 मौजूद है और इस तादाद में मौजूद है, और ये दुनिया में जैसे अफ्रीका के अंदर सिर्फ तकरीबन 24% पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड है, 75 से 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड ही नहीं है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो आप एक बम पे बैठे हुए हैं, और वो हर 2, 3, 4 महीने बाद ये बम फटता है और एक नया वेरिएंट पैदा होता है, और वो फिर पुराने वायरस के ऊपर छा जाता है और पिछला वायरस दब जाता है, और ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है ये सामने आ जाता है। मैंने कई दफ़ा आपके ही प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में भी मैंने 2-3 महीने पहले कहा था कि अभी तो आपकी चौथी वेव है, फिर 5वीं आएगी, 6ठी आएगी, 7वीं आएगी। हर 3-4 महीने बाद ये वेव्स आती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक होते जाएंगे जब तक कि आप दुनिया में इसको सप्रेस नहीं कर देते। ये वेरिएंट जो है, ये 50 जगह म्यूटेशन इसमें हो चुकी हैं तकरीबन, जिनमें ख़ास तौर पे जो स्पाइक प्रोटीन है, ये फुटबॉल नुमा होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं, तो कांटों के अंदर वो ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो स्पाइक्स लगे होते हैं, उनके जो प्रोटीन्स हैं उनके ज़रिए फिर ये दाखिल होता है जिस्म के अंदर। तो वहाँ पे 30 जगहों पे तब्दीलियाँ आ गई हैं, और ख़ास तौर पे जब रिसेप्टर्स, जहाँ जिस्म के जो खलियों के रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जो दाखिल होता है, उस जगह पे 10 जगह तब्दीलियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है, यानी कि इन्फेक्टिविटी बहुत आसानी से, इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो रहा है इसकी वजह से। दूसरा जो है कि ये एक दफ़ा दाखिल हो जाता है तो फिर जो अब इसके अंदर कुछ ऐसी जगह म्यूटेशंस आई हैं कि आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ हैं जिस्म के, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, मार नहीं पाती, उनको धोखा दे देता है। तो इसकी वजह से बहुत आसानी से ये फैल रहा है, और फिर ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी जगहों पे इसके कि जब ये इंसान खांसता है या छींकता है या सांस लेता है तो ये बहुत आसानी से दूसरी जगह फैल भी रहा है। तो हर लिहाज से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके मोर्टेलिटी रेट क्या होगा ये पता नहीं है, क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि 9 नवंबर को पहली दफ़ा डिटेक्ट हुआ था, 24 नवंबर अभी 3 रोज़ पहले ही WHO को बताया गया है, कंफर्म किया है साउथ अफ्रीका से कि ये मौजूद है। और आप देखिए 3 दिन में पूरी दुनिया में क्या कोहराम मच गया है कि मार्केट्स गिर गई हैं और एक तूफ़ान आ गया है पूरी दुनिया में। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और हमें भी बहुत इससे एहतियात करनी पड़ेगी इससे पहले कि पाकिस्तान में आके और ये फैलना शुरू हो जाए। जी खुदा ना ख्वास्ता। और प्रोफेसर साहब ये भी फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से भी हमें दो कुछ पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि वैक्सीनेशन है मौसर इसके खिलाफ, लेकिन WHO का ऐसा मौक़िफ़ नहीं है, और एस्ट्राजेनेका और कुछ जो दीगर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जल्द
वो इसके खिलाफ भी वैक्सीनेशन मुतारिफ करा देंगे। तो व्हाट इज द रियल स्टेटस इन एसेंस सर, इस पे क्या असल जी इस वैक्सीनेशन है? वक्त थ्योरेटिकल बेसिस पे आप जो कैलकुलेट किया जा रहा है कि तकरीबन 40% उसका असर कम होगा जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं इस वायरस के खिलाफ, लेकिन ये थ्योरी की बुनियाद के ऊपर है। प्रैक्टिकली जो है, क्योंकि इट्स टू अर्ली, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किस हद तक ये वैक्सीन इफेक्टिव होंगी, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशंस हुई हैं वो उस जगह पे हुई हैं, यानी कि स्पाइक प्रोटीन्स पे हुई हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वैक्सीन तैयार की जाती हैं। तो वुहान का जो वायरस था उसके बुनियाद के ऊपर उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स को देखते हुए उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे वैक्सीन तैयार की गई हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर खासा तब्दील हो चुका है। तो यकीनन वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। क्या कोई इफेक्टिव होंगी भी या नहीं, ये कबल वक्त है कहना, लेकिन मॉडर्ना ने अभी अनाउंस किया है कि वो वैक्सीन इसके लिए डेवलप कर रहे हैं, और इसी तरह दूसरी कई कंपनियां जो हैं वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन के डेवलप होने में और मार्केट में आने में साल 1.5 साल लगते हैं। तो वैक्सीन्स को, जो नई वैक्सीन कब तक आएंगी उसको तो फिलहाल आप भूल जाइए। जब तक नई वैक्सीन आएंगी, जब तक इसकी और भी कई म्यूटेशंस आ चुकी होंगी, और वो वैक्सीन जो हैं वो फिर एक थ्योरी के तौर पे रह जाएगा कि वो वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव है, क्योंकि वैक्सीन आने में, जैसे मैंने कहा, उसके डेवलपमेंट में खासे स्टेजेस होते हैं और फौरी तौर पे वैक्सीन नहीं आ सकती। अभी तो आपको जो मौजूदा वैक्सीन हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो किस हद तक इसको प्रिवेंट करती हैं। तो आपको वही चीज़, जो पुराने सिस्टम था, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को दूर रहना और सब चीज़ें बंद करके अलग रहना, उसी पे वापस जाना होगा। और आप देखिए कि बहुत सारे यूरोप के ममालिक ने, अमेरिका में और बहुत सारे दूसरी ममालिक में अब लॉकडाउन की कैफियत आ रही है दोबारा, ऑस्ट्रिया में और दूसरी जगहों पर। और दुनिया में ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आज भी 6,70,000 केसेस हुए हैं दुनिया में, नए केसेस 6,70,000। जर्मनी भी दोबारा से, अब ऐसा मालूम होता है कि जर्मनी लॉकडाउन दोबारा लॉक हो रहा है, ऑस्ट्रिया लॉक हो रहा है, बहुत सारे ममालिक में। तो बड़ा सीरियस सिचुएशन है, और ख़ासतौर पर ये आके फैल गया, और ये अफ्रीका में ऐसा लगता है फैल गया, खासा फैल चुका है, क्योंकि 2 फ्लाइट्स जो आ रही थी KLM की, और वो जो है उनमें से 60 लोग जो थे वो इन्फेक्टेड निकले उन 2 फ्लाइट्स में, जब बेल्जियम में रुकी वो। और अब देखा जा रहा है कि उनमें कितने इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। तो ये लगता है कि क्योंकि बहुत तेज़ी से कुछ अफ्रीकन ममालिक में बढ़ोतरी हुई है केसेस की, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि शायद ये वहाँ काफ़ी हद तक ऑलरेडी फैल चुका है। और फिर ये वक्त की बात है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कितनी फ़्लाइट्स बंद करें, दुबई के ज़रिए, दूसरे ज़रिए। और फिर इसमें ऐसा भी लगता है कि डिटेक्शन ज़रा देर में होती है, इसके सिम्टम्स ज़रा देर में आते हैं। तो ये भी एक परेशानी की बात है कि अब 10-15 रोज़ तक पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन कुछ सिम्टम नहीं आते और बाद में सिम्टम्स आते हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड लोग पाकिस्तान आएंगे, सिम्टम नहीं आएंगे, और किस हद तक वो डिटेक्ट कर सकते हैं आप अपने PCR से या नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना है इससे पहले कि आप इसको सही मायने में समझ सकें और टैकल कर सकें। ये खासी अलार्मिंग सूरत हाल है प्रोफेसर साहब, अभी जो आपने हम तमाम को बताई है, और आप ये भी फरमा रहे हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, विच इज़ ऑफ कोर्स अ लॉट मोर अलार्मिंग। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने आगाज़ में एक रिमार्क था आपका, आपने एक जुमला फरमाया, आपने कहा कि अनटिल एंड अनलेस हम इसको सप्रेस ना कर लें मुकम्मल तौर पर, ये जो वेरिएंट्स का सिलसिला है ये आता रहेगा, वन वेव आफ्टर द अदर, कुछ माह बाद, फिर कुछ माह बाद। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में एक मरतबा पहले भी ये निशानदही की थी। ये जो हाउ टू सप्रेस दिस फॉर गुड, ये जो अभी आपने एक इसमें अपने ही रिमार्क में एक बात की, फिर अल्टीमेटली इसका क्या कोई सोल्यूशन है या कोई इस किस्म का सप्रेशन है कोविड-19 के लिए सर? इसके सप्रेशन का तरकीब यही है कि जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स हुआ ये है कि यूरोप ने और कनाडा ने और अमेरिका में सारी वैक्सीन्स पे कब्जा कर लिया है। अफ्रीका जैसे ममालिक के लिए वैक्सीन जो हैं वो बची ही नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही। तो बड़ा सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है इसी वजह से, क्योंकि अगर आप दूसरे पूरे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वहाँ केसेस बढ़ते रहेंगे, तो सिर्फ वक्त के साथ साथ म्यूटेशन होकर और वो फिर आ जाएंगे। तो उसका बैकलैश जो इनकी गलत पॉलिसीज रही हैं, यानी कि कनाडा ने जितनी वैक्सीन चाहिए थी उससे 400% ज़्यादा ऑर्डर कर दी थी, बरतानिया ने जितनी चाहिए थी उससे 300% ज़्यादा ऑर्डर कर दी थी, और यूरोप के अक्सर ममालिक ने होर्डिंग करी है वैक्सीन की, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन मिली नहीं है, और वहाँ ये तेज़ी से फैलता रहा है और म्यूटेट करता रहा है।
तो इसका जो सप्रेशन का तरीका यही है कि आप दुनिया की 70-80% आबादी को वैक्सीनेट कर दें, और ये जो है फिर जो नए केसेस की तादाद फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर म्यूटेशन, जैसे जैसे इसके केसेस कम होंगे उसकी म्यूटेशंस भी कम होंगी, जैसे म्यूटेशंस कम होंगी तो ये नए नए वेरिएंट्स आना भी कम हो जाएंगे। इसका और कोई रास्ता नहीं है, इसका रास्ता सिर्फ यही है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगी दुनिया भर में। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। नाजरीन, एक तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, और खुदा ना ख्वास्ता ये कि तमाम दुनिया के हवाले से एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान अलाइक, लेकिन बात यह है कि अभी जो आखिर में बहुत मायने खेज बात प्रोफेसर साहब ने की है वैक्सीनेशन के ऊपर, जिस तरह की बैन अवी एक सियासत की जा रही है, वो समझते हैं, अभी प्रोफेसर साहब को आपने सुना कि जब तक यहाँ पर हम इम्तियाजी सलूक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इस वायरस को या कोविड-19 को फॉर गुड सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत देर हो गई है, एंड इट्स हाई टाइम दैट द वर्ल्ड शुड रियलाइज दिस। देखने का शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।